नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल वह प्राकृतिक बल है जिसके कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि पेड़ से फल का गिरना। जब पेड़ से फल गिरता है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में इंग्लैंड में की। कहा जाता है जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे तब एक सेब गिरा। इससे उन्होंने सोचा कि वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती हैं। इसी विचार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण क्या हैं? जैसे कि पेड़ से फल जैसे आम और सेब का गिरना, ऊपर फेंकी गई गेंद का वापस जमीन पर आना, वर्षा अर्थात बारिश की बूंदों का जमीन पर गिरना, धरती पर गिरना। हम जमीन पर टिके हैं, हवा में नहीं उड़ते, यह भी गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। नदियों का पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। अब हम समझ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है। यह हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है और इसके कारण वायुमंडल अर्थात हवा पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। बारिश, नदियों का बहाव आदि संभव होता है। वस्तुओं का भार यानी कि वेट इसी के कारण होता है। तो दोस्तों, हमने गुरुत्वाकर्षण के महत्व के विषय में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं को और क्या क्या कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षण बल, सार्वत्रिक बल, गुरुत्व बल, पृथ्वी का आकर्षण बल और संरक्षी बल, ये सभी कहते हैं। दोस्तों, यह पेपर के दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब वर्षा कैसे होती है? जब बादलों में बने जलकण बहुत भारी हो जाते हैं, जलकण अर्थात पानी की बूंदें, तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अपनी ओर खींचता है। इसी कारण वे जलकर नीचे गिरते हैं और वर्षा होती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये जलकर नीचे नहीं गिरते और वर्षा ही नहीं होती। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वर्षा होती है। न्यूटन ने गिरते हुए फल को देखकर एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बल अनुक्रमानुपाती m1 m2 यानी कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है, r दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी है और g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान के विषय में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रयुक्त गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया, जिसमें उन्हें ज्ञात हुआ कि g बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। g की SI इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो न्यूटन ने हमें नियम दिया उसकी विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, यह बल हमेशा आकर्षण बल होता है। नंबर 2, यह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नंबर 3, यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 4, यह एक सार्वत्रिक नियम है पूरे ब्रह्मांड में जो कि लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये नियम की विशेषताएं हो गई। अब हम मुक्त पतन अर्थात फ्री फॉल के, तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती है और उस पर कोई अन्य बल जैसे हवा का प्रतिरोध काम नहीं करता तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो वस्तु वह सीधे नीचे की ओर गिरती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। अगर उस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही काम करे तो कोई हवा या रुकावट ना हो जैसे कि, तो वह मुक्त पतन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति ऊपर से बॉल छोड़ता है तो वह नीचे की ओर ही आती है और मुक्त रास्ते से आती है, जिसे मुक्त पतन कहते हैं। अब हम तो मित्रों, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही हम गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम में आइजैक न्यूटन ने जी का मान दिया था। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का सही अध्ययन सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है, तो जब अगर हमारा प्रश्न आएगा कि गुरुत्वीय त्वरण की खोज किसने की, तो उसमें गैलीलियो गैलीली ही होगा सही उत्तर। तो जी का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यह पृथ्वी की सतह पर लिया गया मान है, जिसका सूत्र होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m वस्तु का द्रव्यमान और r वस्तु की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अलग अलग स्थानों में जी के मान के विषुवत रेखा में अर्थात इक्वेटर में जी का मान कम होता है। इसका कारण क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, और जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं अर्थात पोल होते हैं उसमें जी का मान अधिक होता है। कारण क्या होता है, घूर्णन का प्रभाव कम होता है। समझ में आया मित्रों, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान घटता है अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और यही पृथ्वी की सतह अर्थात जमीन में जी का मान सामान्य मान के बराबर होता है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अब चलिए गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण पढ़ लेते हैं। तो जब वस्तुएं नीचे की ओर फेंकी जाती हैं तो जी का मान धनात्मक होता है। मित्रों, अगर आपने गति के नियम चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके समीकरण हो जाएंगे v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है मित्रों, अब हम जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो g का मान ऋणात्मक होता है, जहां से हमारे समीकरण आ जाएंगे v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर हाफ और v स्क्वायर बराबर u। तो चलिए अब हम इन पर आधारित कुछ प्रश्न लगा लेते हैं। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 हो जाए, एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर फेंका जाता है। 2 सेकंड बाद वेग ज्ञात करो। दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, t बराबर 2 सेकंड और g बराबर माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि गेंद ऊपर से फेंकी जाती है, ऊपर फेंका जाता है, इसीलिए v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा और इसमें मान रखेंगे तो v बराबर माइनस का 9.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को छोड़ा गया है जहां पर u बराबर 0 है, 3 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करो। तो हमारा सूत्र है v बराबर u प्लस जी टी। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 9.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। 4 सेकंड बाद वेग ज्ञात करो। ठीक है, तो वस्तु नीचे की ओर फेंकी गई है तो प्लस में होगी वैल्यू, तो v बराबर u प्लस जी टी में हम वैल्यू रखेंगे, जहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा 44.2 मीटर पर सेकेंड। चौथा नंबर प्रश्न है कि एक पत्थर को छोड़ा गया है, 3 सेकंड में कितने नीचे गिरेगा। तो हमें u की वैल्यू 0 दे रखी है, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सूत्र रखेंगे तो s बराबर u की वैल्यू 0 है प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 है गुणे 3 का स्क्वायर, जहां पर हमें s की वैल्यू 44.1 मीटर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अब हमने संबंधित प्रश्न तो हल कर लिए, अब द्रव्यमान के बारे में और भार के बारे में बात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी किताब का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और दूध
1 लीटर है, इसे द्रव्यमान बोलेंगे। और भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने वाले बल को भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही भार कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम वस्तु का भार पृथ्वी पर लगभग 9.8 न्यूटन है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। इससे भार का सूत्र होता है W = m। भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? भार यह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमान यह पदार्थ की मात्रा है। भार इसका सूत्र W = mg होता है। द्रव्यमान यह हर स्थान पर समान होता है और भार यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है। द्रव्यमान यह g पर निर्भर करता है और भार की SI इकाई न्यूटन होती है। द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम होती है। भार स्प्रिंग बैलेंस में मापा जाता है और द्रव्यमान तुला तराजू से मापा जाता है। तो ये हो गए भार एवं द्रव्यमान में अंतर। अब चंद्रमा में भार क्या होता है? तो चंद्रमा का भार W मून = 1.6 W अर्थ इसका सूत्र होता है। उत्प्लावन बल बायोनट फोर्स, जब कोई वस्तु किसी तरल जैसे कि पानी, दूध में डाली जाती है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे इसमें हमने कोई वस्तु डाला पानी में तो वो जितना बल वस्तु का होगा उतना ही पानी उस वस्तु पर भी बल डालेगा, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ में आया? अब तरल में वस्तुएं हल्की क्यों लगती हैं? जब हम किसी तरल पदार्थ में वस्तुओं को डालते हैं तो वस्तुएं हल्की क्यों लगती हैं? जैसे कि पानी में पत्थर हल्का महसूस होता है, तैरते समय शरीर हल्का लगता है। जहाज पानी में तैरता कैसे है? पानी में बाल्टी उठाना आसान होता है। इसे समझाने का मेन मुद्दा था कि तरल में वस्तुएं हल्की लगती हैं। अब अगला टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल अर्थात द्रव या गैस में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल, उत्थापन बल लगता है, जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, जितना बल वह वस्तु तरल में डालेगी उतना ही तरल भी वस्तु पर बल डालता है, जो कि दोनों इक्वल होते हैं। तो इनका सूत्र क्या था? F = ρgv, जहाँ पर रो द्रव का घनत्व होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है, v विस्थापित द्रव का आयतन होता है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मुख्य बिंदु, आर्किमिडीज सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं? वस्तु पर लगने वाला बल ऊपर की दिशा में होता है। नंबर 2, यह बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नंबर 3, जितना अधिक द्रव स्थापित होगा उतना अधिक उत्थापन बल लगेगा। इसी कारण वस्तु पानी में हल्की महसूस होती हैं। यदि उत्थापन बल का मान अधिक है तो वस्तु का भार कैसा होगा? वस्तु तैरती रहेगी। यदि उत्थापन बल अधिक है तो वस्तु तैरती रहेगी द्रव में। आर्किमिडीज के नियम के उदाहरण क्या थे? नंबर 1, जहाज पानी में तैरते हैं। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही जहाज पानी में तैरते हैं। पत्थर पानी में डूब जाता है। नहाते समय शरीर हल्का लगता है। ये आर्किमिडीज के नियम के उदाहरण हो गए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।